नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी को रवि वर्मा के साथ। आज बात करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के बारे में। तो मिलाइए, आप लोग देखिए कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला पर। सीधी बात, नो बकवास की तहत, क्या कि समय आपका भी महत्वपूर्ण है और मेरा भी महत्वपूर्ण है। तो इन टॉपिकों पर बात करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में अपवर्तन पर आधारित घटना नहीं है। निम्न में अपवर्तन पर आधारित घटना नहीं है, ऐसा ही सवाल आपको देगा और 4 ऑप्शन रहेगा जो आपको एएलपी, एसएसए हो गया, आरपीएफ, एसआई, ये सब में आपको क्वेश्चन आता है। जहां पर पीएससी आयोग वाले जो है वो इसी को कथन बना देते हैं और ऑप्शन को कर देंगे केवल 1, 1, 2, 3, 3, 4 या केवल 4। इस प्रकार से इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन जो है घुमाया जाता है। एक देखिए, इसमें क्वेश्चन डाल दिया गया नहीं है, घटना नहीं है के बारे में बात करता है। तो अब जो होगा अपवर्तन। अपवर्तन ये टॉपिक कहां से लिया गया है? ये लाइट जो टॉपिक है, प्रकाश की से क्वेश्चन उठाया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी में डूबी लकड़ी का टेढ़ा प्रतीत होना या टेढ़ा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, हीरे का चमकना, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान दीजिए कि पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अपवर्तन क्या? अपवर्तन में पढ़े हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे भिन्न माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से वो विचलित हो जाता है, अपने पथ से दूर हट जाता है या अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, जिस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें पढ़ेंगे व्हेन लाइट गोज रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम दैट इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें उदाहरण क्या मिलता है? तो पानी में डूबा सिक्का। पानी में डूबा सिक्का, जैसे हम गिलास लेते हैं, गिलास पे पानी ले लीजिए और इसमें क्या डाल लीजिए? सिक्का। इसका तल जो है ये उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये हो गया अपवर्तन। क्या हो गया? अपवर्तन। दूसरा, पानी में डूबी लकड़ी का टेढ़ा हुआ प्रतीत होना, कि जब हम पेंसिल डाल लेते हैं और इधर से देखते हैं तो हमें टेढ़ा प्रतीत होता है, ये भी घटना है अपवर्तन का। ये भी किसका है? अपवर्तन का। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना भी है अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना जो है ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन में पढ़े कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो आपतन कोण की वह मान जो 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की सभी किरणें पहले ही माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है, जिस घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा तो 3 घटनाएं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अपवर्तन पर कहता है अपवर्तन पर घटना नहीं है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो अपवर्तन पर आधारित घटना नहीं है। तो इसका आंसर केवल 4 होगा, जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे हम बात कर लेते हैं अपवर्तन पर और क्या कुछ हो सकता है। अपवर्तन पर होगा सूर्योदय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्या होता है? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य को अपने वास्तविक आकार से कैसा दिखाई देना? बड़ा दिखाई देना। ये भी किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर देखेंगे तो इसमें क्या मिल गया? हीरे का चमकना। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना।
सड़क पर तेल जैसे सतह प्रत्येक होना एक किन घटनाओं का उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का। तो दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार रहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना कौन सी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है हीरे का चमकना, बी कहता है मृग मरीचिका का बनना, अगला कह रहा है इंडोस्कोपी का कार्य करना, इंद्रधनुष का बनना। और इसमें ऑप्शन कहता है पहला नंबर की फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, केवल फोर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ध्यान दीजिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में पढ़े कि जब प्रकाश सघन से विरल में आती है तो क्या होता है, आपतन कोण का मान, अपवर्तन कोण जो क्रांति कोण है वो 90 डिग्री से अधिक हो जाता है और यहाँ पर प्रकाश की सभी किरणें पहले ही माध्यम में लौट आती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण मिलेगा हीरे का चमकना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्लियर है, पुआपा लिखा गया है, पुआपा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का बनना ये भी उदाहरण हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इंडोस्कोपी का कार्य करना ये भी उदाहरण होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना ये किसके कारण होता है बताइए? इंद्रधनुष जिसको हम लोग रेनबो बोलते हैं, रेनबो, रेनबो किसके कारण बनता है जी? तो याद रखेंगे ये जो रेनबो है, रेनबो में आगे मिलेगा कि में इसमें हो जाता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। ये किसके कारण है? तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बर्न विक्षेपण के कारण होता है। और इसमें याद रखना है कि प्राथमिक जब इंद्रधनुष होगा तो इसमें एक बार बर्न विक्षेपण और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और इसमें सेकेंडरी जब होगा तो इसमें जो आपका है दो बार अपवर्तन की घटना घटित हो जाती है, तब सेकेंडरी का निर्माण होता है। तो आपको क्वेश्चन था पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित घटना कौन सी है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित घटना मिला हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, इंडोस्कोपी का कार्य करना। तो हमको आंसर मिलेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो है ऑप्शन नंबर डी में। डायरेक्टली रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हीरे का चमकना, हीरा का चमकना किस घटना के उदाहरण है? इस क्वेश्चन को पलट दे, सेटर जो है बड़ा होशियार है आजकल और इस क्वेश्चन को पलट देगा कि हीरे का चमकना किस घटना का उदाहरण है, दे देगा परावर्तन, ऑप्शन में कह दिया अपवर्तन, सी कह दिया विवर्तन, डी कहता है ध्रुवन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तब क्या सही जवाब हो जाएगा? तो पूर्ण आपका क्वेश्चन का था हीरे का चमकना, तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंडोस्कोपी का कार्य करना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष तो क्या जा रहा था वर्ण विक्षेपण के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? वर्ण विक्षेपण के अंतर्गत। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। इंद्रधनुष को बनने में रेनबो को बनने में सहायक कारक होते हैं। इंद्रधनुष को बनने में सहायक कारक के रूप में होते हैं। क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन कथन 1 में है परावर्तन अपवर्तन, दो बार अपवर्तन, दो बार आंतरिक परावर्तन, दो बार अपवर्तन, दो बार पूर्ण आंतरिक
प्रवर्तन, फिर कहता है वर्ण विक्षेपण। तो अभी आपने सीखा कि इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष जिसमें आप देखें इस प्रकार से 7 रंगों वाला, इसको सतरंगे रेनबो, ये क्या होता है, तो ये वर्षा के समय दिखाई देगा कि जब वर्षा की बूंदे जो आसमान में टंगी होती है और इसके सहारे जब सूरज की प्रकाश आती है, तो यहाँ पर जो घटना घटती है वो घटना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कौन सी घटना होती है, घटना घटित होती है वर्ण विक्षेपण। और इसको बनने में जो सहायक होते हैं उस सहायक में होते हैं कौन सा, तो एक बार याद रखेंगे, परावर्तन और अपवर्तन की घटना इसमें सहायक होते हैं। और इसी परिवर्तन और अपवर्तन जो सहायक कारक होते हैं, इसके आधार पर इंद्रधनुष 2 भागों में बढ़ जाता है। एक बढ़ता है प्राथमिक इंद्रधनुष के रूप में और दूसरा हो जाता है द्वितीयक इंद्रधनुष के रूप में। तो याद रखिएगा, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया इंद्रधनुष को बनने में सहायक कारक क्वेश्चन पर जोर डाला गया है। सहायक कारक कौन है, हेल्पिंग फैक्टर कौन सा है, तो हेल्पिंग फैक्टर के रूप में सिर्फ मिलेगा प्रवर्तन। कौन मिलेगा, प्रवर्तन और अपवर्तन। तो आंसर हो जाएगा केवल 1। आगे इसमें आप याद रखेंगे कि अगर 2 बार अपवर्तन की घटना होती है, क्या हो जाए, 2 बार अपवर्तन की घटना हो जाए और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है, तो यहां से बनेगा आपको प्राथमिक इंद्रधनुष। इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष को बनने में सहायक कारक होते हैं, तो यहाँ पर होता है 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगर पूछ दिया जाए कि द्वितीयक इंद्रधनुष को बनने में सहायक होते हैं, तब इसमें याद रखेंगे 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसी क्वेश्चन को पूछ लेता कि इंद्रधनुष का बनना कौन सी घटना है, तब क्या हो जाएगा या किस पर आधारित है, तो ये वर्ण विक्षेपण आंसर हो जाता। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन हम लोग। चलिए, चौथा क्वेश्चन आपसे कहता है प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। विच वन इज बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है, तो क्या पढ़े, छोटे छोटे धूलकणों के सहारे प्रकाश के बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। छोटे छोटे धूलकणों के सहारे प्रकाश के बिखरने की घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और इसी प्रकीर्णन के कारण जो है क्या होता है, तो इस पर आधारित घटना के कारण आपको मिलेगा खतरे के सिग्नल में किस रंग का उपयोग किया जाता है, लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तो पहला तो सही हो गया। आगे आते हैं, उगते डूबते सूरज का लाल रंग दिखाई देना। उगते डूबते सूरज का रंग लाल दिखाई देता है, ये भी प्रकीर्णन पर आधारित है। समुद्र का जल नीला होना, ये भी है। आसमान का रंग नीला होना, आसमान का रंग नीला होना, ये भी पूछ दे आपसे किस पर आधारित होगा, प्रकीर्णन पे। कह दे अंतरिक्ष से आसमान देखने पर काला दिखाई देना। अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देना, ये भी किस पर आधारित है, तो ये भी मिलेगा प्रकीर्णन पर आधारित है। साबुन के बुलबुले का रंगीन प्रतीत होना, ये कौन सी घटना है, प्रकाश का व्यतिकरण की घटना होती है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना कौन सी घटना होती है, प्रकाश का व्यतिकरण होती है। इसमें आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसमें है, डी में है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में भौतिक परावर्तन का उदाहरण है। निम्न में भौतिक परावर्तन का उदाहरण है।
कौन सा? CO2 से सूखा बर्फ बनना, मोमबत्ती का पिघलना, पानी से बर्फ बनना, लोहे पर जंग लगना, या आपसे इसके जगह ऑप्शन चेंज कर दे, ऑप्शन के रूप में दे दे पानी का वाष्प बनना, चीनी नमक का पानी का मिश्रण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, कपूर का जलना, रेत के पानी में विलयन, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, या लोहे का चुंबकीकरण। कौन सा होगा? निम्न भौतिक परिवर्तन कौन सा होगा? इसके जगह ऑप्शन इस प्रकार से बदल सकता है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। भौतिक परिवर्तन इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में कहता है कि उसका क्या बदलेगा? आकार तो बदल सकता है लेकिन गुण वही रह जाएगा। आकार बदल सकता है लेकिन गुण वही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आगे कहता है कि अगर उसका गुण बदल रहा है, रासायनिक गुण बदल जाए, तो वो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो पहला CO2 से सूखा बर्फ बनना। CO2 यहाँ पर कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ देता है कि शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है। विच वन इज नोन एज ड्राई आइस? तो याद रखेंगे CO2 को। किसको? CO2 को। तो ये बर्फ जो बनेगा, सूखा बर्फ, इसको फिर से करेंगे, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघलकर मोम में रहेगा, तो वो मोम से फिर से उसको हम बाती बना सकते हैं। पानी बर्फ बन जाएगा, पानी से बर्फ बनना, बर्फ पुनः जो है वो पानी में बदल जाएगा। लोहे पर जंग लगना, जंग लग जाएगा तो लोहा में पुनः कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। चौथा है रासायनिक उदाहरण, रासायनिक घटना हो जाएगा। तो क्या मिल रहा है? भौतिक परिवर्तन कौन कौन सा हो गया? तो CO2 से सूखा बर्फ बनना, मोमबत्ती का पिघलना, पानी से बर्फ का बनना। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो सी ऑप्शन है हमारा, ये हो जाएगा सही। अब इसमें आप याद रखिएगा कि लोहे पर जंग लगना ये रासायनिक है, और जंग का अगर आपसे सूत्र पूछ दे तो FeXH2O का होल वाई होता है। पूछ दिया जाए आपसे कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो FeXH2O किसके कारण होता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि H2O जो है वो हो गया जल। क्या हो गया? जल। तो एक जल के उपस्थिति के कारण, या फिर इसी जल को अगर साथ में और क्या मिल जाएगा तो हम वायु के रूप में, तो बोलेगा नमी। क्या दे देगा? नमी के कारण क्या लग जाता है? लोहे पर जंग लग जाता है। कौन सी क्रिया? रासायनिक घटना। सूत्र क्या होता है? FeXH2O का होलवा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पानी का वाष्प बनना। वाष्प बनेगा तो एवेपोराइजेशन में वाष्पीकरण की घटना होगा, और वही वाष्प जब ठंडा हो जाएगा तो संघनन के द्वारा पुनः जल बन जाएगा। तो ये भी उदाहरण हो जाएगा भौतिकी परिवर्तन। नेक्स्ट बात करते हैं चीनी या नमक का पानी में मिश्रण। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, तो वो क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। ये भी भौतिकी परिवर्तन हो जाएगा। बर्फ का ऊर्ध्वपातन, बर्फ जो है उसको गैस में सीधे कर देंगे और गैस पुनः ठंडा होगा, संघनन क्या चीज में आ जाएगा? ठोस में आ जाएगा। तो ये क्रिया जो है क्या हो जाएगी? ये पुनः हो जाएगा भौतिकी परिवर्तन। कपूर का जलना, तो ये भी किस में आ जाएगा? ये भी आ जाएगा आपका भौतिकी परिवर्तन में। रेत का पानी में विलयन, ये भी क्या चीज में मिलेगा? भौतिकी परिवर्तन में। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, आपसे पूछ दे अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन कौन सी उदाहरण है? तो ये भी याद रखिएगा भौतिकीय परिवर्तन। लोहे का चुंबकीकरण, लोहा में आप चुंबक सटा दीजिएगा तो वो लोहा ही रहेगा, ये भी आ गया भौतिकीय परिवर्तन। आपसे जो अम्लीकृत है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जब अपघट्य के रूप में रहेगा, वैद्युत अपघट्य रहेगा, वैद्युत अपघट्य रहेगा, तो धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। अगर ऑप्शन ए में दे दे आयन, बी में दे दे इलेक्ट्रॉन, तो क्या आंसर होगा? तो याद रखेंगे अपघट्य का मतलब ही होता है गीली, जिसमें जल मिला हुआ हो। क्लियर है? और जल को तोड़कर आयन में विद्युत देकर उस जलीय विलयन को आयन में तोड़ दिया जाता है, तो वह वैद्युत अपघट्य हो जाता है। और जब अपघट्य के रूप में धारा का प्रवाह होता है तो याद रखेंगे आयन होता है, और जब ठोस चालक के रूप में होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन।
तो छठा क्वेश्चन आपसे पूछता है, निम्न में रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? लोहे पर जंग लगना क्या है? केमिकल चेंज है। मक्खन का खट्टा होना केमिकल चेंज है। खाने का पचना केमिकल चेंज है। दूध से दही का बनना ये भी केमिकल चेंज है। इसमें क्या जवाब हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी। साथ में आप याद रखेंगे कि जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें क्या हो जाएगा? तो रासायनिक गुण बदल जाते हैं, वह उसके जैसा नहीं मिलेगा। जैसे दूध से दही बन जाएगा तो दही से दूध प्राप्त होगा? नहीं होगा। खाना पच जाएगा तो फिर खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। मक्खन खट्टा हो जाएगा तो पुनः मक्खन के रूप में रहेगा? नहीं रहेगा। लोहे पर जंग लग जाएगा तो पुनः लोहा के रूप में आएगा? नहीं आएगा। फास्फोरस को तेल में डुबोकर रखना, ये भी किसके उदाहरण में मिलेंगे? ये भी मिल जाएंगे रासायनिक परिवर्तन। सोडियम को पानी में डुबोकर रखना, ये भी किसका उदाहरण मिल जाएगा? रासायनिक परिवर्तन को। प्लेटिनम तार का जलना, ये भी किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। पदार्थों का किण्वन होना, ये भी किसका उदाहरण मिल जाएगा? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है, निम्न में रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से है? तो रासायनिक परिवर्तन के रूप में हो गया लोहे पर जंग लगना, मक्खन का खट्टा होना, खाने का पचना, दूध से दही का बनना, फास्फोरस को तेल में डुबोकर रखना, सोडियम को पानी में डुबोकर रखना, प्लेटिनम तार को जलना, पदार्थों का किण्वन। कौन सी घटना है? तो पदार्थ का जो है ये कौन सी परिवर्तन के रूप में? रासायनिक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बारे में आप पढ़े हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसमें क्या पढ़े हैं? ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं? रूपांतरित करते हैं। ऊर्जा में है ये दो प्रकार का, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा। जैसे ये रोके हुए हैं तो ये पकड़ के रखे हुए हैं, तो ये कौन सा है? ये पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और इसका अगर जो फॉर्मूला लगाते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो mgh/t करके लगाते हैं। और अगर गतिज ऊर्जा जो है अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है 1/2 mv²। तो यहाँ पर ही क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो कौन सी ऊर्जा की बात कर रहा है? तो स्थितिज ऊर्जा नहीं है तो पूछ रहा है कि निम्न में कौन गतिज ऊर्जा है? निम्न में कौन गतिज ऊर्जा है? ठीक है, आजकल सेटर जो है बड़ा होशियार है, आज उसको सिलेक्शन लेना है तो किस प्रकार से लेना है? जो देखिए वैकेंसी 5000 लेकिन है 5 करोड़, तो अब करेगा क्या? तो उसको चुनना नहीं है, सेटर को छाटना है कि छाटे कैसे। क्लियर है? तो जो चलनी है, चलनी का जो नीचे गिरने वाला जो छेदा होता है उसका साइज कर देगा बड़ा करने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका को क्या करेगा? बदल देगा। तो इसलिए क्वेश्चन को पैटर्न पर ध्यान दीजिए, अन्यथा आपसे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फंस सकता है। निम्न में स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। जहां आपसे नहीं छूटा, आपसे तना हुआ धनुष या स्प्रिंग कह रहे हैं, तना हुआ धनुष या स्प्रिंग तान के रख ले हैं धनुष को, तो कहेंगे स्थितिज ऊर्जा तो है। जहां है में गए पहला मार के कर लीजिएगा। देखिएगा फर्स्ट तो सही है, फर्स्ट इसमें मिल रहा है, किसमें? फर्स्ट केवल यहाँ हो गया, डी मार के लोग निकल लेगा, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दबा हुआ गद्दा, गद्दा का मतलब हो गया कि एक उसको आप चाप कर रखे हुए हैं तो ये भी किस में है? तो स्थितिज ऊर्जा में है जब चाप कर रखे हुए हैं। तो चलती हुई बस या ट्रेन जब चल रही है छुक 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 करके या पोंपो करके तो क्या हो जाएगा? वो तो ये चल रहा है तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? गतिज ऊर्जा में। तना हुआ गुलेल क्या चीज है? तो गुलेल देखते हैं चिड़ी मारने वाला क्या रखता है? गुलेल रखता है, तो तान के रखा है एकदम निशाना बदले है अर्जुन की तरह, तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, अर्थात पूछ रहा है आपसे गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा हो जाएगा कौन सा? केवल थर्ड ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तना हुआ धनुष पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। दबा हुआ गद्दा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। चलते हुए बस ट्रेन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा।
तना हुआ गुलेल, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। आपसे पूछ लिया जाए हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, चले गए कश्मीर पत्थर फेंकने वाले जो उस समय मिलते थे, तो कह रहा है कि हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर आप बैर झरने जा रहे हैं, आम का सीजन है, आम झरने जा रहे हैं, हाथ में पकड़कर नम निशाना बोझ रहे हैं कि आप दम पकड़ के क्या करना है, आम को नीचे गिरा देना। तो हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर ये भी क्या चीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी। जब उसको छोड़ देंगे ऊपर की ओर तब किसमें चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। छत से लटका हुआ पंखा भी किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। बांध में भंडारित पानी तो भी जमा रहता है, किसमें आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। बैठे हुए व्यक्ति बैठे हुए हैं तो ये भी किसमें आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। आप किस पर बैठे हुए हैं जो बात आती है। अब कुछ चीजें ऐसे भी होती है जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, जो देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 8वां क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्न में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम्मिलित उदाहरण है। निम्न में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम्मिलित उदाहरण है, बतलाइए तो ऐसा कौन सा है जिसमें गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है mgh/t आ जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर छत पर दौड़ता हुआ लड़का, ये छत है